गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एनआरपी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे थे एक्सरसाइज 3.4 का जो लेक्चर 5 था, उसमें आपको एक गृह कार्य दिया गया था। गृह कार्य में 2 प्रश्न थे। पहला प्रश्न, एक सिक्के को एक बार उछालने पर पटाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यही था प्रश्न। दूसरा प्रश्न था, एक पासे को एक बार उछालने पर विषम अंक आने की प्रायिकता, विषम अंक आने की प्रायिकता। 2 प्रश्न थे। एक्सरसाइज 3.4 का जो लेक्चर 5 था, उसका ये गृह कार्य है। 3.4 प्रश्नवाली पूरी हो चुकी है, सिर्फ उसका ये गृह कार्य बचा है। जो ये गृह कार्य आप सभी विद्यार्थियों ने हल कर लिया होगा, क्योंकि आप सभी अच्छे विद्यार्थी हैं और अच्छे विद्यार्थी हमेशा समय पर कार्य करते हैं। ये कार्य आपको अपनी SW की कॉपी में हल करना है। सभी विद्यार्थियों को किताबें खरीदनी है, नई बुक्स खरीदनी है, कुछ बुक्स स्कूल से मिलेगी वो भी खरीदनी है, विद्यालय में उपलब्ध हैं। इसके अलावा NCERT का सिलेबस लागू हुआ है। सरकारी किताबें बाहर से लेनी है, किसी भी बुक स्टोर से ले लेनी है। साथ में SW कॉपी भी लेनी है, रफ कॉपी भी लेनी है और समय पे कार्य करते रहेंगे। ध्यानपूर्वक ये वीडियो जो आपको भेजे जा रहे हैं, इनको ध्यान से आपको समझना है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 2 पहले हल करवा देता हूँ। प्रश्न नंबर 2 ध्यान से पढ़ना है। एक पासे को एक बार उछालने पर विषम। तो पहली बार तो यह बात यह है कि एक पासे में कुल अंक कितने होते हैं। एक पासे को उछालने पर स्थित, एक पासे को एक बार उछालने की स्थितियां, कि जब पासे को हम एक बार उछालते हैं तो क्या स्थितियां आती है। 1 2 3 4 5 6, मतलब जब पासे को एक बार उछाला जाता है तो उछालने पे 1 अंक भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकते हैं, क्योंकि पासे में अंक होते हैं टोटल 6। पासा षष्ठभुजाकार होता है, तो कोई सी भी संभावना हो सकती है। तो ये 6 स्थितियां बनती है कि इनमें 6 में से कोई सी भी स्थिति आ सकती है। इसका मतलब है कि पासे में कुल परिणाम कितने हुए, 6। तो आप लिखेंगे इसीलिए कुल परिणाम 6 हो चुके हैं, क्योंकि 6 स्थितियां बन रही है, कोई सी भी स्थिति हो सकती है, तो कुल परिणाम 6 हो गया। अब है कि विषम अंक। अब आप ये देख के बताएंगे कि इसमें विषम अंक कौन कौन से हैं, जैसे 1 3 5। तो आप लिखेंगे इसलिए विषम अंक, एक पासे में विषम अंक क्या क्या है, 1 है, 3 है, 5। इसलिए अनुकूल परिणाम गिन लीजिए, संख्याएं कितनी हो रही है। देखो हम गिनते हैं 1 2 और 3, तो अनुकूल परिणाम 3 है। मतलब एक पासे में 3 अंक ऐसे हैं जो विषम हैं। पहले तो अंक दिखा दिए, फिर अनुकूल परिणाम। अब निकालनी है हमें प्रायिकता। तो प्रायिकता का सूत्र, प्रायिकता चाहे तो पूरी लाइन लिख सकते हैं कि एक पासे को उछालने पर विषम अंक आने की प्रायिकता, या प्रायिकता शब्द लिख सकते हैं। प्रायिकता का सूत्र बनता है अनुकूल परिणाम, नीचे लिखेंगे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना है, 3। कुल परिणाम कितना, 6। दोनों में 3 का भाग जा रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो इस प्रकार जो आपका प्रायिकता था, प्रायिकता आ गई इसकी 1/2। प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट। ऐसा ही किया था आप लोगों ने, ध्यान से देख ले, से हो गया। अब कराते हैं प्रश्न नंबर 1।
पहला प्रश्न है आपके पास कि एक सिक्के को एक बार उछालने पर, तो एक सिक्के को एक बार उछालने पर क्या परिणाम आता है, ध्यान से देखेंगे। एक सिक्के को एक बार उछालने पर स्थिति क्या स्थितियाँ बनती है। जैसे हम एक बार पासे को उछालते हैं तो हो सकता है कि एच आ जाए, हो सकता है कि टी आ जाए, क्योंकि चित भी आ सकता है और पट भी आ सकता है। दोनों कंडीशन है। जैसे आप सिक्कों को उछालोगे हेड एंड टेल, कोई सा भी आ सकता है, तो दोनों ही स्थितियां बनती है। इसलिए कुल परिणाम हो गया आपके पास 2, क्योंकि एक और एक 2, कुल परिणाम 2 आ गया। अब क्या पूछा इसने, पट आने की प्रायिकता, तो पट आने की स्थिति, पट आने की स्थिति, पट एक ही बार आ रहा है, इसीलिए अनुकूल परिणाम 1 आएगा। अनुकूल परिणाम, क्योंकि पट कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, तो अनुकूल परिणाम 1। अब निकालेंगे हम प्रायिकता, और प्रायिकता का सूत्र अनुकूल परिणाम बटे में नीचे लिखेंगे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना आया, 1, कुल परिणाम कितना आया, 2। तो इसकी जो प्रायिकता हो गई वो हो गई 1/2। इस प्रकार एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट हुई। लेक्चर 5 का ये गृह कार्य था, कंप्लीट हुआ। आज हम नया अध्याय शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे, नया अध्याय शुरू करेंगे, अध्याय नंबर 4। और अध्याय नंबर 4 का नाम है सरल समीकरण। नई प्रश्नावली शुरू कर रहे हैं, जिसका लेक्चर नंबर 1, क्योंकि हर प्रश्नावली में नया लेक्चर चालू हो जाता है, तो इस नई प्रश्नावली शुरू हो रहे हैं तो लेक्चर 1 शुरू होगा। प्रश्नावली का नाम है सरल समीकरण, प्रश्नावली है 4। अब सरल समीकरण है कि समीकरण होता क्या है। देखिए, समीकरण में सदैव समता का चिन्ह का प्रयोग होता है। समीकरण में सदैव समता का मतलब होता है बराबर। समीकरण में हमेशा बराबर का प्रयोग होता है, तो समीकरण में सदैव समता का चिन्ह प्रयोग होता है। समता का चिन्ह प्रयोग होता है। समीकरण में हमेशा समता यानी कि बराबर का प्रयोग होता है। समीकरण के बाएं तरफ वाले को बायां पक्ष कहते हैं, दाएं तरफ वाले को दायां पक्ष कहते हैं। और समीकरण के बाईं और दाएं तरफ दोनों तरफ व्यंजक हो सकते हैं। व्यंजक चर और अचर राशियों से मिलकर बनते हैं। जब एक पक्ष से दूसरे पक्ष में संख्याएं आदान प्रदान होती है, इधर से उधर जाती है, तो प्लस हमेशा माइनस में बदलता है, माइनस हमेशा किस में बदलता है, प्लस में बदलता है। गुणा भाग में और भाग गुणा में। अब यह है कि आपके जो प्रश्नावली में जो समीकरण आएंगे वो एक चर वाले आएंगे। कैसे आएंगे, एक चर वाले समीकरण। जैसे एक चर वाले व्यंजकों से एक चर वाले व्यंजकों से एक चर वाले व्यंजकों से बनने वाले समीकरण, व्यंजकों से बनने वाले समीकरण ध्यान से देखेंगे
एक चर वाले व्यंजकों से बनने वाले समीकरण जिनमें चर की अधिकतम घात, जिनमें चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो उसे एक चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं, उसे एक चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। कहने का मतलब है कि समीकरण में सदैव समता या बराबर का चिन्ह का प्रयोग होता है। बराबर से दोनों तरफ व्यंजक होंगे। अब दोनों पक्ष हमेशा बराबर होते हैं, उसके द्वारा हम चर का मान ज्ञात करते हैं। इसी के बाद है कि समीकरण किनसे मिलकर बनता है कि एक चर वाले व्यंजकों से बनने वाले समीकरण जिनमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है, एक, इसीलिए उसे हम एक चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। अब जैसे कुछ उदाहरण है, उदाहरण नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों को समीकरण के रूप में लिखिए। ये परिभाषाएं आपको अपनी HW की कॉपी में करनी है। एक्सरसाइज 4 डाल के तारीख डालनी है, एक्सरसाइज 4 डालनी है और उसके बाद ये परिभाषाएं करेंगे। अब आता है उदाहरण, आपको कुछ उदाहरण समझा रहा हूँ। एक्सरसाइज 4.1 के एक्सरसाइज 4.1 शुरू हो रही है, जिसकी उदाहरण करवा रहा हूँ। उदाहरण जो फर्स्ट नंबर का है उसकी हेडिंग ये है कि निम्नलिखित कथनों को समीकरण के रूप में लिखिए। निम्नलिखित कथनों को समीकरण के रूप में लिखिए। निम्नलिखित कथनों को समीकरण के रूप में लिखिए। पहला प्रश्न है, x के तिगुने प्रश्न है x के तिगुने और 11 का योग, x के तिगुने और 11 का योग, x के तिगुने और 11 का योग 32 है। ये आपके पास है, इसका आपको समीकरण बनाना है। जैसे जैसे प्रश्न बोले x का तिगुना मतलब है x गुणा 3, मतलब x गुणा 3 का मतलब है 3x। अब तिगुने और 11 के बीच में किसका चिन्ह है, योग, योग का मतलब प्लस, योग 11, इनको जोड़ते हैं तो जोड़ते ही दोनों कितने बन जाते हैं, बराबर 32। क्योंकि आपको पहले ही कहा था समीकरण में समता के चिन्ह का प्रयोग होता है। तो x था उसका 3 गुणा कर दिया तो 3x, और 11 का योग तो 3x और 11 को बीच में हम योग का चिन्ह लगाते हैं तो 3x + 11 हो गए। दोनों का योग करते ही कितने प्राप्त हो जाते हैं, 32। इस प्रकार पहला प्रश्न कंप्लीट। दूसरा प्रश्न कह रहा है इसका, यदि किसी संख्या के 6 गुने में से, यदि किसी संख्या के 6 गुने में से
यदि किसी संख्या के 6 गुने में से 5 घटाएं, किसी संख्या के 6 गुने में से 5 घटाएं तो 7 प्राप्त होता है, तो 7 प्राप्त होता है। अब संख्या क्या मान लेते हैं, आप x मान लीजिए। x का 6 गुना मतलब 6x हो गया। 6x में से कितने घटाएं, 5, तो -5। घटा रहा, आपकी बार जोड़ नहीं रहा। जैसे ही घटाते ही हमें कितना प्राप्त हो जाता है, 7। ये इसका समीकरण। किसी संख्या में से, माना कि वो संख्या x है, आप n मान सकते हैं, p मान सकते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने x मान ली, x का 6 गुना 6x, उसमें से कितना घटा रहे हैं, 5। घटाते बराबर कितने प्राप्त होते हैं, 7। तो समीकरण बन गया 6x - 5 बराबर 7। प्रश्न नंबर 3, पहले के सवाल ही चल रहे हैं क्योंकि ये ऐसा कह रहा है कि समीकरण बनाइए। तीसरा है m का 1/4, m का 1/4, m का कितना चौथाई, m का 1/4 7 से 3 अधिक है, 7 से m का 1/4 7 से 3 अधिक है, तो m का 1/4 देखो, m का 1/4 मतलब m एकम m बटा 4, m/4। इसमें से अगर हम 7 घटा दें तो बराबर 3, क्योंकि m का जो 1/4 है वो 7 से भी 3 अधिक है, मतलब 7 से भी बड़ा ही है। तो क्यों ना हम इसमें से 7 घटाते कितने प्राप्त हो गए, 3। चौथा है किसी संख्या के 1/3 में, ये तीनों मिटा रहा हूँ। अब प्रश्न नंबर 3 इसी का। प्रश्न नंबर जो 4 है, किसी संख्या के किसी संख्या के 1/3 में, किसी संख्या के 1/3 में 5 जोड़ने, किसी भी संख्या के 1/3 में 5 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है, जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है। किसी संख्या के 1/3, माना की संख्या x है, माना की संख्या x है। अब x का 1/3 मतलब 1/3, तो x/3 हो गया। क्या हो गया, x/3। अब x/3 में 5 जोड़ रहे हैं, जोड़ दीजिए। जोड़ने का मतलब +5, और जोड़ते ही कितना प्राप्त हो रहा है, 8। ये आपका समीकरण हो गया इसका। इस प्रकार ये समीकरण बना रहा आपसे। जैसे जैसे प्रश्न बोल रहा है आपको समीकरण ही बनाने हैं, समीकरणों को हल नहीं करना है। अब नीचे दे रखा है कि निम्नलिखित समीकरणों को सामान्य कथनों के रूप में लिखिए। अब समीकरण दे रखा होगा, आपको उनको हिंदी में लिखना है। प्रश्न है, उदाहरण नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों को या निम्न समीकरणों को, कथन नहीं है समीकरण है, निम्न समीकरणों को सामान्य कथनों के रूप में बदलिए। निम्न समीकरणों को सामान्य कथनों के रूप में बदलो।
सामान्य कथनों के रूप में इसे बदलना है। पहला समीकरण है x माइनस 5, x माइनस 5 बराबर 9। अब हिंदी बनानी है। किसी संख्या में से, किसी संख्या बोल सकते हैं या x में से, x में से 5 घटाने पर 9 प्राप्त होता है, 9 प्राप्त होता है। समीकरण को ध्यान से देखिए। हम ये भी बोल सकते हैं कि क्या दे रखा है x, तो x में से कितना कम कर रहे हैं, -5, यानी कि x में से 5 घटाने पर हमने जैसे ही x में से 5 घटाया, परिणाम कितना प्राप्त हुआ, 9, तो 9 प्राप्त होता है। प्रश्न जो समीकरण दे रखा है उसके अनुसार हिंदी बदलेंगे, x में से 5 घटाने पर 9 प्राप्त होता है। दूसरा प्रश्न है 5p बराबर 20, तो 5p बराबर 20, तो एक संख्या p का 5 गुना, तो एक संख्या p का 5 गुना, एक संख्या p का 5 गुना 20 है। एक संख्या p है, p का 5 गुना बराबर 20 है, तो मतलब p का 5 गुना बराबर 20 है, या p का 5 गुना 20 है। p का 5 गुना 20 है। इसके बाद तीसरा है 3m + 7, m + 7 बराबर 1, तो 1 तो इसका आ गया। अब हम लिखेंगे m का किसी संख्या m के 3 गुने में, कोई संख्या m है, m के 3 गुने में 7 जोड़ने पर, 3 गुने में 7 जोड़ने पर 1 प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। इस प्रकार आपके पास ये प्रश्न हो गए। अब मैं कुछ प्रश्न आपको घर से करने के लिए दे रहा हूँ, आप खुद हल करेंगे। गृह कार्य के लिए क्वेश्चन नंबर 1 है, SW में आप घर से करेंगे। निम्न समीकरणों को सामान्य कथनों के रूप में बदलिए। आप लिखेंगे m/5 माइनस 2 बराबर 6, और दूसरा जो समीकरण है वो आपका ऐसा है 3y + 5 बराबर 40। इन दोनों ही जो प्रश्न दिए गए पहले के कि निम्न समीकरणों को सामान्य कथनों में बदलिए, आपके पास समीकरण है, इन दोनों समीकरणों को आपको सामान्य कथनों में बदलना है। इस प्रकार ये एक प्रश्न आपको घर से हल करना है। धन्यवाद।